सो हेलो वेलकम गाइस, मनोज संघानी आपका हमारे चैनल पे इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो पूरी तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर होने वाला है। और बेसिकली इस वीडियो में आपको मीन्स एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और बेसिकली बुक वैल्यू क्या होती है, एंड देन दोनों में अंतर क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू क्या इक्वल हो सकती है, क्या ऊपर नीचे हो सकती है, और बेसिकली क्या क्या चीज़ें मीन्स कौन से फैक्टर इन दोनों चीज़ों पर असर डालते हैं। और बेसिकली इसको एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करेंगे, मीन्स देखेंगे कि मीन्स रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मीन्स हमें पता है कि उससे समझने में थोड़ा आसानी होती है। तो बेसिकली हम ऐसा एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानना है और बेसिकली उसके बारे में एक बेसिक आइडिया चाहिए और कैसे कैलकुलेट करते हो तो आगे वीडियो बताएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप बेसिकली अच्छे से कैलकुलेट भी कर पाओगे। और अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू में इंटरेस्ट है, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, तो बेसिकली आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं। सो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू यानी किसी भी कंपनी की फ्यूचर कैश फ्लो के टोटल एग्रीगेट अमाउंट होता है। यानी बेसिकली किसी भी कंपनी का जो फ्यूचर कैश फ्लो होने वाला है उसको अगर हम इस रेट से डिस्काउंट करेंगे और बेसिकली सबको ऐड करेंगे तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। और बेसिकली बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू यानी बेसिकली किसी भी कंपनी के नेट एसेट की वैल्यू। सब इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। मीन्स बेसिकली इससे मीन्स हमें मीन्स ऐसा समझ में आता है कि हाँ भाई कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एसेट इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन इससे बेसिकली हमें मीन्स इतना कुछ सेंस बनता नहीं हमारे दिमाग में। सो इसलिए तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सो अभी हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो ये जो बुक वैल्यू होते हैं वो बुक वैल्यू में एसेट्स होते हैं। सो एसेट्स क्या हो सकते हैं, एसेट्स यानी बेसिकली किसी भी कंपनी को अपना नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए जो एसेट चाहिए रहते हैं वो एसेट होते हैं। ठीक है, जैसे समझ जाइए अगर मेरी कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सो मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है, इसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए होगी, देन अगर हम देखेंगे तो मशीनरी चाहिए होगी मेरे को, देन एक बिल्डिंग चाहिए होगी, देन ऑफिस स्पेस चाहिए रहेगा अगर मेरे ऑफिस है तो। ठीक है, सो बेसिकली ये सब चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स में आती है और बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती है ये सब बुक वैल्यू में आती है। ठीक है, सो ये ज़रूरी नहीं है कि मीन्स किसी भी कंपनी का अगर बुक वैल्यू वो 200 रुपया है, सो इसका मतलब ये है कि उसका जितना भी अभी जो नेट एसेट वैल्यू है यानी बेसिकली जितने भी एसेट है उनको अगर हम बेचेंगे तो 200 रुपया ही मिलेगा। क्योंकि कुछ कंपनियों के जो एसेट्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, यानी बेसिकली उसकी मीन्स जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, यानी मीन्स उनको जिस प्राइस पे खरीदा गया था वो उस प्राइस पे नहीं बिकते। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि समझ जाए मेरे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मैं समझ जाइए मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता हूँ घड़ियाँ। ठीक है, तो मैं घड़ी बनाने की मशीन है मेरे पास, और वो जो मशीन है मैंने इस साल 10 लाख रुपए खरीदे, लेकिन आने वाले 6 से 5 साल में वो मशीन की जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी और बेसिकली उसमें थोड़ी जंग लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जिसकी वजह से उसकी जो कीमत है वो अपने आप 10 लाख रुपए से 5 लाख हो सकती है, 4 लाख हो सकती है। लेकिन मेरी कंपनी के बुक वैल्यू के फॉर्मूला में उसकी कीमत 10 लाख ही रहेगी, जिसकी वजह से बुक वैल्यू में भी इतना अच्छा तरीका नहीं होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करने का। ठीक है, लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो बेसिकली हर एक चीज़ का यानी बेसिकली हर एक चीज़ की रियल वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, सो इसके एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। यानी अगर हम कुल मिला के देखेंगे तो ये जो बुक वैल्यू हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस चालू रखने के लिए कौन से एसेट की ज़रूरत है, उस एसेट की कीमत और उसके साथ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा कैश बचेगा तो कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, सो बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू यानी बेसिकली किसी भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट प्लस उसका जो ऑपरेशन है उसको चालू करने के लिए उसको जितने फिक्स एसेट चाहिए, उसको जितने भी एसेट चाहिए उस एसेट की कीमत। ठीक है, सो बुक वैल्यू ये होती है। सो अभी इसको हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ देखेंगे। समझ जाए आपके 2 बच्चे। ठीक है, सो अभी वो 2 बच्चों की आपको पढ़ाई पूरी करनी है, यानी उनको भी आपको एकदम प्री प्राइमरी से लेके उसको आपको कॉलेज तक एकदम पास आउट करवाना है। ठीक है, यानी प्री प्राइमरी के 3 साल, स्कूल के 10 साल, जूनियर कॉलेज के 2 साल, उसके बाद वो कोई भी डिग्री कोर्स करेंगे तो उसका 4 साल, और अगर उन्हें कुछ PhD या फिर ऐसा कुछ किया तो उसके 2 या 3 साल एक्स्ट्रा गिने देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे समझ जाए उन्होंने कुछ डिग्री कोर्स किया यानी 4 साल तो गिनेंगे, यानी कुल मिला के तकरीबन आपको पहले 3 साल, देन 10 साल यानी 13 साल, देन 2 साल यानी 15 साल, देन वापिस से 4 साल का डिग्री कोर्स यानी तकरीबन आपको उनको 19 साल की एजुकेशन देनी है। ठीक है, सो अभी दोनों बच्चों को आपको 19 साल की पढ़ाई करनी है। और अभी अगर हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कुल मिला के उनकी जो पढ़ाई है उसमें सिर्फ हमें 5 लाख का खर्चा है। ठीक है, मीन्स इतना कम खर्चा आता तो नहीं, इससे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन हम सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं। तो मीन्स बेसिकली हम मान लेते हैं कि वो दोनों बच्चों की पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, उनको बेसिकली अपने कॉलेज से पास आउट करने के लिए उनको तकरीबन कुल मिला के 5 लाख का खर्चा है। यानी बेसिकली जो पहला बच्चा था उसको भी 5 लाख का खर्चा है, दूसरे बच्चे को भी 5 लाख का ही खर्चा है। ठीक है, सो बेसिकली अब ये 5 लाख क्या हुआ,
5 लाख हुई वो बच्चे की बुक वैल्यू, ठीक है। यानी बेसिकली आपने उस बच्चे के पास 5 लाख रुपए की विद्या दी है, नॉलेज दी है बेसिकली, ठीक है। यानी 5 लाख के एसेट आपने उस बच्चे के हाथ में दिए और अभी बेसिकली उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है, ठीक है। यानी बेसिकली एसेट होते सबके पास है, सब छुपा के रखते, दिखाता कोई नहीं, सॉरी माफ कर देना। लेकिन बेसिकली उस बच्चे के पास अभी 5 लाख एसेट है और बेसिकली हमें पता है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे पढ़ते हैं बेसिकली, कुछ अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और कुछ बेसिकली एवरेज होते पढ़ाई करने में, जिसकी वजह से वो बच्चे बेसिकली इतना कुछ सक्सेसफुल हो नहीं पाते अपने लाइफ में, ठीक है। सो अब ये दोनों बच्चे की जो बुक वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है, लेकिन एक बच्चा बहुत होशियार था, एक बच्चा बहुत मेहनती था, वो बहुत पढ़ाकू था और उसने मेहनत कर करके सक्सेस हासिल किया, वो सक्सेसफुल बन गया और बेसिकली आज उसने मीन्स इतनी 19 साल की पढ़ाई करने के बाद 5 लाख का खर्चा करने के बाद आज वो हर साल 5 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। अभी वो हर साल 5 लाख रुपए कमाता है, वही उसके इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। और जो दूसरा बच्चा था जिसके ऊपर भी उसके माँ बाप ने 5 लाख खर्चा किया था, यानी आपने 5 लाख खर्चा किया था, वो बेसिकली अभी इतना पैसा नहीं कमा पाता, वो बेसिकली घर पे बैठा है और वो 0 रुपीज़ कमाता है। मीन्स वो बेसिकली वो बच्चा आपको पैसा कमा के तो नहीं दे रहा है, आपका 5 लाख तो डूब ही गया, लेकिन साथ ही साथ आपको उसका कपड़ा, नहाना, खाना पीना ये सब का खर्चा भी उठाना पड़ रहा है, ठीक है। तो कंपनीज में भी ऐसा होता है, कंपनी भी मीन्स सब कंपनी एक जैसी नहीं होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पहले बच्चे ने बहुत मेहनत की और बेसिकली उसने जो 5 लाख का उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, उसका जो बुक वैल्यू था 5 लाख का, उससे उसने हर साल 5 लाख कमाता है। और बेसिकली अगर हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो आने वाले 10 साल में, यानी अभी वो 5 लाख कमा रहा है, देन उसके आने वाले 10 साल में, यानी 10 साल में समझ जाए उसकी सैलरी सेम ही रहती है, उसकी सैलरी बढ़ती नहीं है, फिर भी वो बेसिकली तकरीबन कुल मिला के 10 साल में 5 × 10 यानी तकरीबन 50 लाख कमा देगा। यानी उसकी बुक वैल्यू 5 लाख की थी, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 50 लाख की आई। यानी बेसिकली आपने उस पर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख बन गया, यानी आपका इन्वेस्टमेंट 10 गुना हो गया, उस बच्चे ने आपको 10 गुना का रिटर्न दिया। लेकिन जो दूसरा वाला बच्चा था उसने बेसिकली आपने उस पर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तो डूब गया, वो 0 हो गया, लेकिन साथ ही साथ आपका और खर्चा भी बढ़ रहा है। सो कंपनीज में भी ऐसा होता है जैसे बच्चों में होता है, दोनों बच्चे एक जैसे नहीं होते, दोनों बच्चों की पढ़ाई एक जैसी नहीं होती। वैसे ही दो कंपनीज की जो बुक वैल्यू होती है, उसकी जो एसेट्स होते हैं वो दोनों एसेट एक जैसे नहीं होते। कुछ कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और कुछ कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि रियल एस्टेट कंपनीज की वर्सेस जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो जो रियल एस्टेट कंपनी है उनके जो एसेट होते हैं वो रियल एस्टेट एसेट होते हैं, उनकी जो एसेट है वो ज़मीन होती है। सो ये ज़मीन की वैल्यू बढ़ती रहती है मेनली, और बेसिकली इससे उनकी जो एसेट है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, सो उनकी जो एसेट होते हैं वो सब मशीनरी होती है मेनली, और वो मशीनरी की जो कीमत है वो साल भर साल गिरती जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो एसेट है वो इतना वैल्यूएबल नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली जैसे बच्चे बच्चे में फ़र्क होता है वैसे ही कंपनी कंपनी में भी फ़र्क होता है। जैसे एक बच्चा अच्छा होता है, जैसे मैं एकदम पढ़ाकू बच्चा हूँ, मैं एकदम अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, और बेसिकली जो मेरा भाई है वो पढ़ाई में ठीक ठाक है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कंपनी में भी होता है, ठीक है। सो इसलिए आपको कभी भी बेसिकली कोई भी कंपनी की बुक वैल्यू को देख के उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, कि मीन्स ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस कंपनी की जो प्राइस है वो इस कंपनी के बुक वैल्यू के बराबर है, तो बेसिकली अभी मैं खरीद लेता हूँ, या फिर इस कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस है, करंट शेयर प्राइस है, वो बेसिकली बुक वैल्यू से कम है, जिसकी वजह से कभी ना कभी बुक वैल्यू के आजू बाजू आएगा, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या तो बुक वैल्यू जितनी होगी या तो उससे ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, कंपनी टू कंपनी डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे बच्चे टू बच्चे में फ़र्क होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना ही है कि एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है जहाँ पे जो इकोनॉमीज़ है, यानी बेसिकली जो बिजनेस है वो फेवरेबल हो, यानी वो बिजनेस आने वाले 10 से 20 साल तक चलते रहना चाहिए, उसमें अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काबिल तारीफ होनी चाहिए, और बेसिकली कोई मिला के उसका कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा होगा तो बेसिकली उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है। देन ऐसी कंपनी ढूंढने के बाद आपको बेसिकली उसके बुक वैल्यू के हिसाब से उसके रिटर्न्स को गिन के, उसके रिटर्न अर्निंग की सब चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको कुल मिला के उसके एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी चाहिए। देन ऐसी कंपनी ढूंढने के बाद बेसिकली आपको उस कंपनी की आने वाली 10 साल की जो अर्निंग्स है उसको निकालना चाहिए। देन उसके बाद उसको डिस्काउंट करना चाहिए, देन सबको ऐड करना चाहिए। सो वो बेसिकली उस कंपनी की रियल वैल्यू होगी, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू इतना सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कर नहीं पाते। फिर भी लोग इतना फेल क्यों होते हैं इन्वेस्टिंग में, फिर भी लोग इतने सिंपल काम को कर क्यों नहीं पाते? वो लोग इसलिए इस काम को नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग एक अच्छे बिजनेस में और एक बेकार बिजनेस में फ़र्क नहीं निकाल पाते। वो एक अच्छी कंपनी में बेसिकली एक अच्छे बच्चे में और एक बुरे बच्चे में फ़र्क नहीं निकाल पाते। उनका से लगता है कि जो उनका बच्चा है वो अच्छा ही है,
लेकिन बहुत बार हमें पता है कि जो हमारा बच्चा है वो मेनली अच्छा नहीं होता, कभी कभी हमारे सिक्के में भी खोट होती है। सो बेसिकली इसलिए आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढनी चाहिए। सबसे पहला बात आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी का पी कम है, कौन सी कंपनी ऐसी है, कौन सी कंपनी वैसी है, या फिर कौन सी कंपनी की वैल्यूएशन कम है। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि एक अच्छी कंपनी कौन सी है। सबसे पहले आपको अच्छी कंपनी ढूंढनी चाहिए, देन उस अच्छी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना चाहिए, और अगर वो वैल्यूएशन सस्ता है यानी बेसिकली कंपनी बार्गेन पे मिल रही है आपको, यानी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे मिल रही है, तभी आपको खरीदना चाहिए। आपको ऐसे नहीं ढूंढना चाहिए कि मीन्स पहले आपने कोई सस्ती कंपनी ढूंढी, यानी बेसिकली जिसका पी रेशियो 4 या 5 या फिर 10 के आजू बाजू है, देन आपने मीन्स उसकी वैल्यू निकाली, देन उसका जो प्राइस था वो बार्गेन पे था, देन उसकी क्वालिटी एसेस की, क्योंकि मीन्स अभी आपने इतना सब देख लिया तो आपके दिमाग में उस कंपनी की एक अच्छी इमेज बन जाएगी कि ये सस्ता है और बेसिकली आगे जाके इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। और बेसिकली इससे आप सोचोगे कि इस कंपनी की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, लेकिन मेनली उस कंपनी की, उस बिजनेस की और बेसिकली उसके बुक वैल्यू की, उसके एसेट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। सो बेसिकली आपको सबसे पहले यही ध्यान देना चाहिए कि आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी और भी एग्जांपल देते हैं। वे कहते हैं कि जो हमारी बर्कशायर हैथवे कंपनी है, यानी वॉरेन बफेट जी की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वो उन्होंने जब 1965 में खरीदी थी उस कंपनी को, तभी वो कहते हैं कि उसका जो बुक वैल्यू था वो $19.46 था, यानी तकरीबन $19.5 था। और बेसिकली उसका जो शेयर प्राइस था, उसके जो बुक वैल्यू था उसके आजू बाजू था। लेकिन वे कहते हैं कि जो बर्कशायर वैल्यू की 1965 की जो बुक वैल्यू थी वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा थी, यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम थी, यानी $5 या $10 के आजू बाजू थी, और उसका जो बुक वैल्यू था वो तकरीबन $19.5 था। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं कि बेसिकली जो नए नए इन्वेस्टर है वो लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। वो लोग जो बुक वैल्यू है और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो लोग बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू को ही बुक वैल्यू समझ लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बराबर से कंपनी की जो रियल इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको अंदाजा नहीं लगा पाते। वे कहते हैं कि बेसिकली जो बर्कशायर हैथवे थी उसकी 1965 में जो बुक वैल्यू थी वो $19.5 थी, लेकिन बेसिकली उसके जो एसेट्स थे, यानी कुल मिला के उसके एसेट की वैल्यू तो $19.5 थी कुल मिला के, यानी उसके वो प्राइस, बाइंग प्राइस को गिन के, लेकिन उसके जो एसेट थे वो बेसिकली बर्कशायर हैथवे एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी, वो टेक्सटाइल मिल थी, जिसकी वजह से बेसिकली उसके जो एसेट्स थे वो सब मशीनरी थी कपड़ा बनाने की, जो बहुत आउटडेटेड हो चुकी थी, जिसका प्राइस अभी मार्केट में कुछ भी नहीं मिलने वाला था। उसको बेसिकली वो मशीनरी को भंगार में बेचना पड़ता है, उसका भंगार का जितना मिलता है उतना ही उससे खुश रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो एसेट की जो वैल्यू थी वो असली में मीन्स बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन असली में उसकी कीमत बहुत कम थी, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आपको बेसिकली कभी भी बुक वैल्यू पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर हम बर्कशायर हैथवे की आज बात करेंगे तो आज उसकी जो बुक वैल्यू है वो मे भी उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के आजू बाजू है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो एसेट है वो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी क्वालिटी के, बेसिकली उसके पास बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है। बेसिकली उसके पास एप्पल के शेयर है, कोको कोला के शेयर है, उसके पास अच्छी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के शेयर है, उसके पास गाइको के शेयर है, उसके पास BNSF रेलवेज के शेयर है। बेसिकली बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी उसके पास है, जिसकी वजह से उसके जो एसेट्स है वो भी फिलहाल अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसकी वजह से उसकी जो बुक वैल्यू है वो भी हम मान सकते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी की है, जिसकी वजह से जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बुक वैल्यू के थोड़े बहुत आजू बाजू रहेगी, ठीक है। लेकिन इस समय ये तो पता चल जाता है कि वो जो बर्कशायर हैथवे वो कंपनी है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी खासी है, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला या फिर आपको ये सब सीख अच्छी लगी, मीन्स आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना, एंड देन उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।